सर ने बता दिया होगा कि आपकी क्लासेस कब कब ऑफ है। बात ही नहीं हुई। चल है मंडे और ट्यूसडे मेरे बच्चे 2 दिन क्लास ऑफ रहे। नहीं मेरे बच्चे वो वापस ले रहा हूँ फास्ट। मैंने बोला था ना, मैं ही आप बोल रहा हूँ। ना ना मेरे बच्चे नहीं। सोशल मामला था, आपको पता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सोशल मामला था आपस में। ये क्लास के मामला था ना आपस में, ये कौन सा भी। ले मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट डिस्कस करना शुरू किया था कि बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसकी एक्सेप्शन डिस्कस करना शुरू की थी। और एक्सेप्शन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यानी कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई करीबी रिश्ता हो और उस रिश्ते की बेस पे मेरे बच्चे अगर कोई एक पार्टी दूसरे से वादा कर ले कोई भी कुछ, कोई चीज देने की, कोई उसकी कोई कोई खर्चा पे करने की, कुछ इस तरह का, तो हमने डिस्कस किया था कि ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, फिर आप उसको इन राइटिंग करवा लो और उसको रजिस्टर्ड करवा लो। तो 3 कंडीशन पूरी कर दें तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी, यानी कि इसकी बेस पे भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और बगैर कंसिडरेशन के यहाँ पे एक को तो कुछ मिलेगा है। जैसे अब एक भाई दूसरे भाई से वादा कर रहा है मैं आपकी फीस पे कर दूंगा, आपने उससे लिखवा के रजिस्टर करवा लिया। अब आपको तो फीस मिलेगी लेकिन दूसरे भाई को क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं। तो ये मेरे बच्चे क्या था, बगैर कंसिडरेशन के भी एक को तो कुछ मिल रहा दूसरे को कुछ ना मिल रहा, ये बगैर कंसिडरेशन ही समझी जाती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था दोनों के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। तो ये क्या बन जाएगा, एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर हमने दूसरा डिस्कस किया था प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। एक तो चीज हमने डिस्कस की थी कि मेरे बच्चे अगर कोई बंदा वॉलंटरीली आपके लिए कुछ कर रहा हो, वो आपके लिए कभी कंसिडरेशन नहीं बनता। और ये भी एक जनरल रूल हमने डिस्कस कर लिया था कि जब तक कोई चीज आपके लिए कंसिडरेशन ना बने उस वक्त तक आप प्रोमिसर बनते ही नहीं। यानी कि आपके सर पे कोई एप्लीकेशन आता ही नहीं। कब तक बोला, जब तक आपके लिए कोई चीज कंसिडरेशन ना बने। और आपके लिए कंसिडरेशन मेरे बच्चे अगर कोई चीज बनी है तो पक्की बात है फिर आपका उसके लिए क्या बनेगा, ऑब्लिगेशन भी बनेगा। ऐसे ही था मेरे बच्चों। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई वॉलंटरीली आपके लिए कुछ करता है तो वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। कि इसके अलावा भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि ये चीज भी आपको चाहे फायदा मिला हो लेकिन कंसिडरेशन नहीं बनती। इसके अलावा कोई बंदा वॉलंटरीली आपके लिए काम कर देता है वो तो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। इसके अलावा कोई और चीज अभी पढ़ के आए हो आप पिछले दिनों में कोई, कि वो कोई, हाँ, अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी पे कुछ कर रहा हो चाहे आपको जितना मर्जी फायदा मिल रहा हो वो भी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। इसलिए तो हमने डिस्कस किया था कि वहां पे आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। लो बेटा, तो पास्ट में वॉलंटरीली सर्विसेज अगर किसी ने प्रोवाइड की वो आपके लिए कंसिडरेशन बनी नहीं थी और आप उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं थे। लेकिन अब अगर आप उसको कंपनसेट करने का वादा कर लें, अब मेरे बच्चे आपसे तो उसको पैसे मिलेंगे, उसको तो कंसिडरेशन मिलेगी, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आप कहेंगे सर वो पास में वॉलंटरी सर्विसेज मिली थी ना मुझे, वो तो वॉलंटरी थी, वो तो आपके लिए कंसिडरेशन थी नहीं। तो यहां पर भी जब आप वादा कर लेंगे, खाली वादा ही कर लेंगे, तो मेरे बच्चे वो क्या बन जाएगा, एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टाइम बार डेट। सबसे पहले तो हमने समझा था टाइम बार डेट होता क्या है, ऐसा कर्जा जिसको रिकवर करने का आप कानूनी हक खो चुके हो। यानी कि आप उस डेट को रिकवर करने के लिए कानून की कोई मदद नहीं, बल्कि कानून ने कह दिया है कि उस डेटर को अब आपको पैसे दे या ना दे, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। यानी कि कानून की निगाह में उस डेटर का डेट डिस्चार्ज हो जाता है। सादा अल्फाज में टाइम बार डेट ऐसा डेट होता है जिसमें कानूनी तौर पे उस डेटर का बगैर पे किए हुए वक्त की वजह से, टाइम की वजह से वो डेट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम बार डेट होता कब था, हमने डिस्कस किया था, जो आर्म डेट हो वो 3 साल, और 3 साल कहां से शुरू करने हैं, ड्यू डेट के बाद। और दूसरा, अगर चेक हो तो ड्यू डेट के 6 महीने के अंदर। तो अगर आपने उस चेक के ऊपर अमाउंट रिकवर ना की 6 महीने के अंदर ड्यू डेट के, और आर्म डेट हो और आपने 3 साल के अंदर रिकवर ना किया, तो क्या हो जाएगा, टाइम बार। और टाइम बार डेट मेरे बच्चे जाहिर बात है कि अब रिकवर करने का कानूनी हक हो चुके, लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था अगर वो डेटर कभी आपको मिल जाए और अब वो आपसे वादा कर ले, तो आपने उसको क्या, इस वादे को खाली जुबानी कलामी अगर वो वादा कर ले आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, लिखवा के साइन करना है, नहीं रजिस्टर नहीं, खराब हो जाएगा ना मेरे बच्चे, मैरिज सर्टिफिकेट आता था रह गया। तो क्या करना है, साइन करवाना। भाई एक एक दो दो नंबर इंपॉर्टेंट होता है ना मेरे बच्चे, मैरिज सर्टिफिकेट वालों के बच्चों के दौरान कितना कंपटीशन होगा है? आखिर में 2-4 बच्चे आपस में फाइट कर रहे होंगे, लेकिन बात का तो वो दो दो बच्चों का भी आ जाता है, एक ही सब्जेक्ट आता है। आया हुआ क्या, एमसीक्यूज में तो आता ही आता था। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि एएफसी के अंदर एक ही क्लास में 3-3 बच्चों का, एक ही पेपर में क्यूएम में 3-3 बच्चे एक ही क्लास। तो इस फिर उन्होंने खत्म ही कर दिया, उन्होंने क्या कहला, बड़े बड़े इधर उधर के जो कॉलेजेस उन्होंने क्या कहला, ये लोग तो बच्चे बच्चे इस तरह के मैथ सर्टिफिकेट इकट्ठे किए जाएंगे।
तो उन्होंने मिल मिला के AFC लेवल से मैथ सर्टिफिकेट ही खत्म करवा दी। तो अल्लाह का शुक्र है, पता था कहाँ से आने हैं वो सारे, वो जब जितनी देर रहे अल्लाह का शुक्र इधर ही आए, लेकिन फिर भी उनकी मर्जी, बड़ापन है उनका। नहीं बेटा, तो टाइम और डेट, अगर डेटर दोबारा वादा कर ले उसको लिखवा के साइन करवा ले। साइन वही करे या कोई और भी कर दे, एजेंट। लेवड़ा उसके बाद ये तो था ही नहीं ना। लेवड़ा फिर हमने डिस्कस किया था कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट कहते किसको है? हाँ, जब डोनर गिफ्ट दे और डोनी एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेड गिफ्ट को हम कंप्लीटेड गिफ्ट कहते हैं। अगर एक्सेप्ट ही ना हुआ हो वो कंप्लीटेड है ही नहीं, वो तो वैसे ही आप वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक गिफ्ट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब वो कंप्लीट है और कंप्लीटेड गिफ्ट आप वापस नहीं ले सकते। हाँ, फिर आगे मजीद हमने डिस्कस किया था कि बात का कुछ ऐसे गिफ्ट भी होते हैं जिनको क्या करवा लेना चाहिए, गिफ्ट डीड बनवा के। और गिफ्ट डीड क्या होती है? आपस में लिखा हुआ एग्रीमेंट, और उसको क्या करवा लो, रजिस्टर्ड करवा लो। तो फिर मेरे बच्चे वो वैलिड हो जाएगा। अब उस गिफ्ट को कोई वापस नहीं ले सकते। याद रखिए, आप गिफ्ट में भी तो एक बंदे को तो कुछ मिलेगा, दूसरे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ये भी क्या था? बगैर कंसिडरेशन के एक बिल्कुल वैलिड। तो फिलहाल मेरे बच्चे चार यहाँ पे हमने कल पढ़ लिए थे। ये चार कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बगैर कंसिडरेशन के बनते हैं। एक और कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो चाहे आप यहीं पे कहीं पे 5वें नंबर पे कहीं पे लिख लें अभी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके, तो फिर आपको मैं दोबारा यहाँ पे लिंक कर दूंगा। तो याद करें मेरे बच्चे, हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस करी थी, वहां पे बड़ा वाजे करके लिखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी बगैर कंसिडरेशन के हो जाता है। अब होता क्या है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर जाके, फिर आपको सही से पता चल जाएगा। अगर पेपर के अंदर वो पूछ ले, अब वो बहुत दफा पूछा हुआ है, बताएं वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो बगैर कंसिडरेशन के वैलिड होते हैं, तो चार पहले यही लिखिएगा और 5वें नंबर पे किसका जिक्र करना है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का। तो फिर इंशाल्लाह मैरिज सर्टिफिकेट पक्का है। उसको समझ आ जाएगी कि बच्चे ने पूरी किताब पढ़ी है। उसको यही नहीं कि सिर्फ एक जगह पे लिखे हुए 4 पॉइंट्स ही आते हैं, उसको बाकी चीजों का भी पता है। याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिलेबस से निकाल दिया, हमें उसका जिक्र करने की जरूरत है। कहीं वो ये ना समझे कि इनका टीचर इनको पुरानी चीजें पढ़ाता है। लेवड़ा, कल जाते जाते हमने एक और टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, और टॉपिक कौन सा था? एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। और इसका मतलब मैंने थोड़ा सा आपको जाते जाते बताया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट कर रही हो, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट कर रही हो, दोनों के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन का होना जरूरी है दोनों के लिए, लेकिन मेरे बच्चे उस कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी नहीं है। मुनासिब होना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकली इतनी एग्जांपल देखेंगे आप, जब आप इंशाल्लाह बड़े होंगे, किसी फर्म में जाएंगे, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएंगे। जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे ना कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, यानी कि इस कंपनी की कोई सब्सिडरी भी है। और फिर आपको पता चलेगा सब्सिडरी ने अपना प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, सब्सिडरी कंपनी ने अपना प्लांट एंड मशीनरी बेचा है। इसको, अपनी होल्डिंग को, ₹1। किताबों में कितनी उसकी कीमत आ रही है? ₹1। अब आप हैरान हो जाएंगे, यार ये क्या? यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी बेच रही है, और मुझे क्यों नहीं पता चला? मैं भी तो पाकिस्तान में रहता था, है? मुंह से चाहे 1000 ले लेते, ये प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे देते, हैं? ₹1 में भी तो बेची है। नहीं मेरे बच्चे, वो होल्डिंग सब्सिडी दोनों आपस में, यानी कि इस सब्सिडी के ऊपर किसका होल्ड है? होल्डिंग। अब उसने यहाँ का कोई एसेट उठा के अपने घर लेके जाना है, लेकिन उसको कानूनी तौर पर वैलिड भी बनाना है, क्योंकि है तो दो अलग अलग कंपनियां ना। वो चाहते हैं कि कल ये ना हो कि ये कंपनी दोबारा हमसे मांग ले पैसे भी। हम चाहते हैं कानूनी तौर पे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, अब पैसे भी नहीं देने उसको। तो कानूनी तौर पे कानून कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन उसका मुनासिब होना जरूरी। तो फिर अक्सर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे आप क्या देखेंगे? ₹1 के वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जो बंदा हमसे PIA खरीदेगा उसको स्टील मिल ₹1 की। उन्होंने $1 कहा था, चलो मान लो $100 या $1। जो बंदा PIA खरीदेगा उसको स्टील मिल ₹1 की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के ₹1 से कर्जे उतर जाने से? तो ₹1 क्यों स्टील मिल का रखा? वो मुफ्त दे देते ना। ये कह देते कि ऐसा जो बंदा PIA खरीदेगा स्टील मिल मुफ्त। बात तो एक ही थी। क्यों नहीं कहा उन्होंने? ये अभी नहीं, इससे पहले था। ये अभी तो खाली अलहदा बेच रहे थे ना PIA को, या बेचेंगे अभी चंद दिनों में, अगर अब बच गए। अल्लाह माफ करे, जहाज बच गए तो क्योंकि अगले 48 घंटों में कुछ होना है, तो उसमें अल्लाह ताला महफूज रखे। खैर वापस है। तो अब मुझे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले क्या अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि जो बंदा PIA खरीदेगा उसको स्टील मिल कितने की? ₹1 की जिम्मे कर।
अब 1 रुपए से क्या फर्क पड़ना था, लेकिन उसने 1 रुपया भी क्यों रखा, फ्री क्यों नहीं रखा? हाँ, बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कोई पागल है फ्री लेगा? है गवर्नमेंट जब मर्जी जब चलना शुरू हो जाएगी वापस ले लेगी गवर्नमेंट, है वापस का। वो कहेगा आपने खुद ही तो दिया, कहता कि हमने तो स्टील मिल दी थी, बदले में तूने क्या दिया? तो काम तो खराब हो जाएगा ना। तो फिर वो कितने की रखी? 1 रुपए की। और ये बेतहाशा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, मैं कह रहा हूं जब आप ये कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, वहां तो बेतहाशा 1 रुपया रखते भी 1 रुपया ही याद रखेंगे। और ये क्यों रख रहे हैं 1 रुपया भी? ताकि कंसिडरेशन हो, क्योंकि कानूनी तौर पे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कंसिडरेशन का होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं है। याद रखोगे ना इस बात को, कि कोई बंदा जितनी मर्जी महंगी चीज आपको बेच दे, तो मेरे बच्चे या जितनी मर्जी कोई सस्ती चीज आपको भेज दे, महंगी तो गोली मारो, जितनी मर्जी कोई सस्ती चीज भेज दे, तो मेरे बच्चे लेकिन फ्री ना लीजिएगा, किसी को दो, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना दो। हाँ, बात कर कहते हैं कि 1 रुपया भी मैं की करना, मैं पागल है। हाँ, वहां पे अलग मामला है। फिर वो देखें वो गिफ्ट दे रहा है क्या कर रहा है, तो गिफ्ट वाली डीड का मामला पूरे करवा लो, क्योंकि वो जब चाहे वापस ले सकता है। ये याद रखना, फ्री में मिली हुई कोई भी चीज वो जब चाहे वापस ले सकता है। कोई आप जा रहे थे रस्ते में, रिक्शे वाले ने कहा कि मैं आपको CFE ड्रॉप कर देता, आपने कहा कि नहीं मेरे पास किराया नहीं, वो कहता कि बेटा वैसे ही बैठ जा, और कहना कि फिर उसको क्या कह रहा है, फिर वैसे नहीं मैं 1 रुपया दूंगा। क्यों बोला? ताकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। ये ना हो कि रस्ते में जाके मान लो कि पुल पे जाके आपको उतारते हैं, क्या कर लोगे? है, अगर वो मान लो कि आप उसको फ्री आ रहे थे उसमें, और वो पुल पे उतार देते, आप कहते नहीं नहीं आगे उतारो, वो कहता नहीं यही में है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो कहेगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कर लोगे वहां पे? तो क्या करना है उसको? अगर कोई बंदा इस तरह करके कोई आपको कह रहा हो कि भैया एहसान कर देता हूं, उसको कम से कम 1 रुपया लाजमी दो, तय कर लो शुरू में, यानी कि आखिर में दूंगा मैं जाकर। ये क्यों 1 रुपया तय कर रहे हो? ताकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। अब वो 1 रुपया भी अगर आपने उस वक्त तो कहेगा चल ठीक है 1 रुपया तय हो गया, अब वो पुल पे उतार रहा होगा तो आप कानूनी कार्रवाई करके उसको यहां तक लेके आ सकते हैं। पीछे पीछे पुलिस आ रही होगी, उसको आगे आगे लेकर आ रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, ये ना कहना कि सर मजाक कर रहे हैं, नहीं बेटा आप वापस ले ही ना, उन्होंने पकड़े ही क्यों तो बस। नहीं नहीं, वो पुलिस वहीं पे खड़ी होती, कोई दिक्कत नहीं था। सड़क पे वो कम ही इस तरह का, अक्सर जहाँ पे रश हो, CCTV कैमरास लगे हो, वहां पे कम ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट। फिर आपको कहते हैं वो 7 वाली गली में, वहां पे जाके फिर रिश्वत देते, क्योंकि वो जरा कैमरों से दूर हो जाए। ले बेटा दोबारा वापस। तो पढ़ क्या रहे हो बोला? एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और जो बेशर्म आ जाए हैं, इन्होंने आपसे पूछा अच्छा बताओ सर ने क्या पढ़ा है? और माशाल्लाह फिर आप जैसा बताते होंगे उसको मुझे पूरा पता है, ताकि ये बंदा कल आया नहीं, ये पास ना हो, ना माफ करे, इसको भी समझ लग गई कि मैंने छुट्टी की है, उसका नुकसान का तो पता हो इसके। और तो और कदीर ही नहीं आया। और मजे की बात क्या है, आज उसने रैली निकाल ली है यहाँ, उस रैली का लीडर है वो। ये हाल है। अब कदीर की बेइज्जती तो होनी चाहिए इस मामले में, कि रैली के लिए तो आगे आगे आएगा और हमें दावत देगा कि आप हमारी रैली में आओ। भाई आप हमारी क्लास में नहीं आए, हम आपकी रैली में क्यों आए? टेट फॉर टैट, अदले का बदला। ये बचपन में पढ़ा था हमने, आज भी मुझे आज याद आया, पता नहीं पहले कभी नहीं बोला मैंने। बेटा वापस में। अच्छा एक चीज देखो, मैंने आपको कहा कि 1 रुपये का ले लो, आपने एक्सेप्ट कर लिया इसको। चले पहले मैंने आपको फ्री कहा, आपने कहा कि नहीं सर चले 1 रुपया रख लें, कम से कम हम चाहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, इट्स ओके। 1 रुपये का मैंने ये पंखा आपको भेज दिया। अच्छा कुछ दिनों के बाद मैंने आपको कहा कि भाई वो ना ये पंखा वापस करो, तो आप कहेंगे सर वो पंखा तो आपने खुद बेचा था, मैं हम वापस क्यों करें, और हमने खरीदा आपसे। मैंने कहा खरीदा कितने का? 1 रुपये का, पकड़। कहेंगे ना सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब मैं चला जाता हूँ अदालत में, अब अदालत में जाके कहता हूँ कि सर ये पंखा मेरा वापस लेकर दें। अब अदालत कहते क्यों? मैंने कहा सर 1 रुपये का कोई पंखा होता है? आप लेकर देखें कहीं पे आपको 1 रुपये का पंखा मिलेगा, तो सर मेरा पंखा वापस लेकर दें, 1 रुपये का तो वैलिड नहीं। अदालत कहेगी ये जो 1 रुपया लिया है, आप ये बताएं क्या आपने अपनी मर्जी से 1 रुपया लिया था? देखो जहां पे कंसिडरेशन कम हो, अदालत को सिर्फ एक चीज साबित करनी होती है, आप लोगों को जिसने मान लो कि वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसने कम कंसिडरेशन के ऊपर चीज कोई खरीदी हो, उसको सिर्फ एक चीज साबित करनी होती है। वो चीज क्या है कि इस बंदे की कॉन्सेंट फ्री है। दोबारा जरा देखिएगा, अगर एक बंदा अपना 1 करोड़ का घर आपको 100 रुपये में बेच दे, और बाद में वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए आपको कहेगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, आप कहेंगे आपने मैंने नहीं करना, अब ये मामला कहां पे जाएगा? अदालत। अदालत भी हैरान होगी, तो यार 1 करोड़ का घर 100 रुपये में सिर्फ, तो वहां पे वो कहेगी जाहिर बात है 100 में कौन बेचता है, लेकिन कंसिडरेशन तो है, वैलिड है। हम अब सिर्फ एक चीज अदालत देखती है कि जिस बंदे को 100 रुपया मिला है, क्या उस बंदे की कॉन्सेंट फ्री थी?
सिर्फ एक चीज देखते, क्या इसके साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ, क्या इसके साथ कॉर्जन तो नहीं हुआ, क्या मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई, क्या मिस्टेक तो नहीं हुई, और क्या था बोला, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या इस तरह का मामला तो नहीं। अगर कॉन्सेंट फ्री हो तो कोई बंदा अपनी जितनी मर्जी महंगी चीज किसी को भेज दे, इट्स ओके। इसका मतलब वहां पे सिर्फ ये दिखाना पड़ेगा कि कॉन्सेंट इसकी फ्री थी, और इसने अपना 1 करोड़ का घर 100 रुपए में भेज दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। दोबारा देखो, जहां पे कंसिडरेशन मुनासिब ना हो और वो बंदा गैर मुनासिब कंसिडरेशन की बेस पे अदालत में चला जाए कि सर मुझे मुनासिब कंसिडरेशन नहीं मिली, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, खत्म कर दो, तो अदालत तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या फौरन खत्म कर देगी? अदालत कहेगी नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी नहीं है। लेकिन अदालत एक चीज को देखेगी, और वो कौन सी है, कॉन्सेंट फ्री थी, याद रखेंगे। तो ये मेरे बच्चे हमारा टॉपिक देखिए, एन एग्रीमेंट टू विद द, मान लो कि ये यही एग्जांपल, मिस्टर ए का 1 करोड़ का घर था और इसने मिस्टर बी को 100 रुपए का भेज दिया। अब मिस्टर ए मेरे बच्चे चला गया कोर्ट में और जाके कह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवाए। क्या कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट खत्म करवाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को? क्यों नहीं करवाएगा बोला? क्या कोर्ट कहेगा कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं है। हाँ, हम सिर्फ एक चीज देखेंगे कि मिस्टर ए की यहाँ पे कॉन्सेंट फ्री थी या नहीं, बस एक चीज देखेंगे। अगर साबित हो गया कॉन्सेंट भी फ्री थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको पैसे कितने मिले। याद रखेंगे इस बात। वो दसो भाई, चौधरी चल तू पीछे बैठ। ले वापस आओ। एन एग्रीमेंट टू विच द consent of the consent of the promisor is freely given, दोबारा देख लो, एग्रीमेंट जिसमें consent of the promisor is freely given। अब promisor घर देने के लिहाज से मिस्टर ए क्या था, promisor। कहता है कि अब इसके लिहाज से देखना आपने, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। यानी कि जहां पे प्रोमिजर की, इस तरह कोई बंदा अपनी महंगी चीज सस्ती बेच रहा हो, उस बंदे की अगर कॉन्सेंट क्या हो, वो फ्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कंसिडरेशन मुनासिब है या नहीं है। हाँ, होना जरूरी है कंसिडरेशन, बट द इनएडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन में बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द, हाँ जहां पे कहता है कंसिडरेशन मुनासिब ना हो तो कोर्ट इस मामले को देखता है। क्या किस चीज के लिए, इन डिटरमिनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिजर वाज फ्रीली गिवन और नॉट। क्योंकि कोर्ट को डर होता है कि यार कोई कौन बंदा इतनी महंगी चीज अपनी सस्ती बेचेगा। फिर उसको दूसरा पहलू भी देखता है कि इसकी कॉन्सेंट फ्री थी कि नहीं। अगर कॉन्सेंट फ्री हो, वो कहेगा फिर कोई नहीं, अगर तूने अपनी मर्जी से इतनी सस्ती बेची है, इट्स ओके, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्सेंट कब फ्री नहीं होती बोला? अगर वो 5 चीजें बीच में आ जाए। याद रखेंगे बच्चे। अब मुझे बताइएगा, ये मिस्टर ए है, इसके पास कई घर है। ये मिस्टर ए है, इसके पास कई घर हैं। ये चाहता है कि अपना इसके भाई के पास, इसका भाई है मिस्टर बी, उसके पास कोई घर नहीं है। ये मिस्टर ए चाहता है कि मैं अपना एक घर मिस्टर बी को दे दूं और उसे चार्ज भी कुछ ना करूं, चार्ज भी कुछ ना करूं, और ये अपना घर मिस्टर बी को दे दूं। लेकिन उसको, मिस्टर ए को ये भी डर है कि कल मेरी औलाद क्या करेगी, वो मिस्टर बी से वो घर वापस ले लेगी कि फ्री लिया था मेरे बाप से ये घर, तो फ्री तो कोई नहीं होता। आजकल ये मोस्टली केसेस दांतों में बड़े सारे ऐसे हैं। पुराने वक्त में वो वक्त अच्छे थे, उस वक्त लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, जमीनें खरीदते थे, अपने नाम पे नहीं लगवाते थे, वैसे ही उसकी काश्त करते रहते थे। उसके बाद उनकी उनकी वो औलादें बड़ी हुई, ये चवल का लफ्ज भी निकला है मुझसे, उनकी चवल चवल औलादें बड़ी हुई, हड हराम, करना कुछ नहीं। वो इस चक्कर में पड़ गए कि जो इस तरह के हमारे बड़ों ने कोई वो किए थे, कुछ चीजें बेची हैं किसी को, और उस बंदे ने गलती की कि अपने नाम पे नहीं लगवाई, हम वो वापस लेते। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। चलो मान लो किसी को अगर फ्री तो है नहीं, वो वहां पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का मामला था कि जिसको रिटर्न होना चाहिए था, उन बेचारों ने क्या किया था, उसको रिटर्न नहीं करवाया। इस बेस में उन्होंने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो इस तरह के करके वो करते जमीनें वापस ले लेते। अब यही डर मिस्टर ए को भी था। मिस्टर ए को लगा कि अगर मैं घर ये फ्री दे दूंगा अपने भाई को, तो कल मेरी औलाद उठेगी और वो मेरे भाई से घर वापस ले लेगी। वो चाहता है कि ये घर मिस्टर बी को दूं और उसी के पास रहे, तो क्या करूं मैं? उसका मशवरा दो, क्या करे? एक तो पहले नंबर पे ऑप्शन क्या है, गिफ्ट का, गिफ्ट का। और एक ऑप्शन क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है, उसको क्या कर ले, उसको लिखवा के प्रॉपर रजिस्टर्ड करवा ले, तो गिफ्ट वाला। हाँ, तीसरा ऑप्शन क्या है, उसको 1 रुपए में बेच। याद रखें, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है उसको, तो दिक्कत ले मेरे बच्चे। 2 एसेंशियल आपके कंप्लीट हो गए। हम पढ़ क्या रहे थे इस चैप्टर के अंदर, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
कितने एसेंशियल थे बोला? 5। कौन कौन से? प्री कॉन्सेंट, पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। और हमने कौन सा पढ़ा अभी? कंपिटेंस ऑफ पार्टीज। उसके बाद नहीं, अभी लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, सिर्फ कंसिडरेशन पढ़ी अभी। दूसरा एसेंशियल अब शुरू होने लगा, यानी कि एक एसेंशियल हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये कंसिडरेशन की सिर्फ बातें हो रही। अब वो एसेंशियल हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले समझाया ना उसने कंसिडरेशन होती क्या है, और कंसिडरेशन ना हो तो फिर एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वॉइड होगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हैं जो बगैर कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं। यानी कि ये टॉपिक इससे पहले आपने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था? कंसिडरेशन की डेफिनेशन, फिर उसी में से एसेंशियल निकालेंगे। फिर आपने नेक्स्ट पढ़ा कि कंसिडरेशन के बगैर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हाँ वो 4 तरह के वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा कि कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी नहीं होता। हाँ, जहां पे कंसिडरेशन मुनासिब ना हो तो कोड क्या देखता है? फ्री कॉन्सेंट। अगर फ्री कॉन्सेंट हो तो कंसिडरेशन, यानी कि ये मैंने अगर 1 रुपए का आपको दे दिया और कल कहता हूँ वापस हो, 1 रुपया कम है, तो कोड सिर्फ एक चीज देखेगा कि यहाँ पे मेरी कॉन्सेंट फ्री थी कि नहीं। अगर मेरी कॉन्सेंट फ्री थी, 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैलिड है। याद रखो। अब ये ना कहना कि सर एक पैसा रख लें, तो वो बेशर्मी है तो वैलिड है, बस बेशर्मी है और कोई नहीं। क्योंकि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये ना कि मेरी बात भी पक्के हो रहे, सर आपने तो रुपया रुपए की बात की थी, तो शायद रुपया एटलीस्ट एक रुपया होना जरूरी है। 1 रुपए की महल छते जाने हैं, जो पैसे से नहीं होने। आजकल तो टॉफी भी नहीं आती 1 रुपए, 5 रुपए की आती है, सबसे गिरी हुई टॉफी भी, यानी कि जो नीचे गिरी होती ऐसे ही है ना। चलो तो बेटा टॉपिक एसेंशियल देखिएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों का लॉफुल होना जरूरी है। सर्कमस्टांसेस वेयर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। पहले इसको समझिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, ये लदा नहीं होती। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट था कि हमने सीए करना है, हमने लॉ की ये क्लास लेनी है, ये आपका मकसद है। तो आगे यहाँ पे आपने उनको कहा कि 10,000 में मुझे लॉ का ये कोचिंग दे दें। तो मकसद आपका क्या था? इसकी ट्यूशन हासिल करना लॉ की। और आगे उनको कहा कि 10,000 में मुझे एडमिशन दे दें, तो उन्होंने वो मान गए। अब आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? ये कोचिंग। और उनके लिए कंसिडरेशन क्या है? 10,000। यानी कि एक्चुअली वो मकसद क्या था? लॉ पढ़ना। तो वही मकसद एक्चुअली क्या है आपके लिए? कंसिडरेशन। तो इस इन दोनों को लहदा लहदा नहीं रखना। जैसे चलें आप जरा एग्जाम्पल लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, ये लहदा लहदा नहीं होते। हाँ, दोनों का मेरे बच्चे लीगल होना जरूरी है, वो लहदा बात। अब देखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट है कार खरीदना, आपका मकसद क्या है? कार खरीदना। मुझे बताओ पाकिस्तान में कार खरीदने का मकसद क्या अनलॉफुल है? पाकिस्तान में कार खरीदने का जो मकसद है अनलॉफुल है। बड़ा किताब है ना पास कि मोबाइल है हाथ में? मोबाइल ही ना मेरे बच्चे क्लास। ले बेटा दोबारा, अगर आपका मकसद है गाड़ी खरीदना, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर गाड़ी खरीदना मना है? लॉफुल है ना। लेकिन मैं पूछे, अगर आप मेरे पास आए, आपने कहा कि राणा साहब अपनी गाड़ी हमें भेज दें, कोई अनलॉफुल हरकत तो नहीं कर रहा? मैंने कहा कि ठीक है मैं भेज देता हूँ, बदले में क्या देंगे? आपने कहा कि हमारे पास 2 किलो चर्च है, ये ले लें और गाड़ी हमें दे दें। अब देखो मेरे पूछे, मकसद आपका गाड़ी खरीदना था, मकसद तो लॉफुल है, लेकिन बदले में उसके कंसिडरेशन के तौर पे क्या पे कर रहे हो? चर्च। अब तो देखो, आपको क्या मिलेगी? गाड़ी। लेकिन मुझे क्या मिल रही है? चर्च। तो दोनों का लॉफुल होना जरूरी है। ये पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा? अनलॉफुल, बल्कि इलीगल। वैसे चलो उसको गोली मारो, इलीगल या क्या है, अनलॉफुल लफ्ज देखो क्या रखेंगे। ऑब्जेक्ट लॉफुल था, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, इसकी वजह से दोनों ही क्या हो गए? अनलॉफुल। यानी कि पूरे का पूरा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, ये चीजें सोचनी है ये एग्रीमेंट ही क्या बना? अनलॉफुल। अब अगली बात, अगर आप कंसिडरेशन के तौर पे किसी को 2 मिलियन दे रहे हो, क्या ये कोई अनलॉफुल काम है? आप किसी को 20 लाख रुपया दे रहे हो, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन आगे आपका मकसद था किसी इंसान का कत्ल करवाना, अनलॉफुल। अब देखो कंसिडरेशन क्या है? लॉफुल है, लेकिन मकसद क्या हो गया? तो दोनों क्या हो गए? सारे का सारे क्या हो गया? अल्लाह। तो जाहिर है क्योंकि दोनों का लॉफुल होना जरूरी था। अब मेरे बच्चे, अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हो और किसी को गाड़ी के बदले 20 लाख रुपया दे रहे हो, मुझे बताएं इन दोनों में कुछ मसला है? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? बिल्कुल लीगल होगा। तो ये मेरे बच्चे दिमाग में रखना है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों कभी जुदा नहीं होते। आपको ये कभी भी सोच लीजिए, आपका मकसद है, मान लो कि आज आपने कटिंग करवानी,
बात समझ आ रहे? तो आपने जाकर उसको कहा कि भाई कटिंग करते बदले में क्या है, उसने कहा ये देखे एक पुड़ी लेकर आए होंगे। ऐसे ही समझा रहा हूँ आप तो करेगा वो तो पक्की बात, मैं समझा रहा हूँ ना आपको। तो ये होगा कौन सा, ये अल्लाह फुल। अगर वो पी के उसको कहे कि मैंने नहीं करनी कटिंग, क्या अदालत में जाके आप कह सकते हैं थाने में कि मुझसे मान लो कि इससे ये पूरा करवाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था हमारा? क्यों? खाई अनलॉफुल। क्यों? कंसिडरेशन अनलॉफुल थी। बात समझ आ रही है ना थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत भी समझ आ गई, इट्स ओके। लो बेटा, आप पढ़ने क्या जा रहे हो बोला? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होने चाहिए? लॉफुल, और लॉफुल होने चाहिए। हाँ, वो होते कब हैं अनलॉफुल, वो हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कब लॉफुल होते हैं? जब इनमें से एक लॉफुल हो या दोनों लॉफुल हो। अगर एक लॉफुल और दूसरा अनलॉफुल हो, अगर दोनों लॉफुल हो, अगर दोनों अनलॉफुल हो, अगर देखो ना, किसी को आपने अल्लाह माफ करे किसी का कत्ल करवाना है और बदले में 2 किलो चर्च दे रहे हैं, दोनों ही है। मकसद भी अनलॉफुल और कंसिडरेशन। समझा रहा हूं सिर्फ आपको, ताकि समझाना तो है ना मेरे बच्चे। लो बेटा, वैसे तो आपकी किताब के अंदर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है, ऐसे ही, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं है, बस ये इतना सा टॉपिक है, ऐसे ही है ना? तो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कब अनलॉफुल होंगे? आप पेपर में वो हो सकता है दोनों लफ्ज इकट्ठे ना बोले, वो ये नहीं कहेगा अच्छा बताओ कब ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होंगे। अगर ये दोनों पूछ ले तो कोई बात नहीं, 5 पॉइंट बता दें उसको, 5 ही है ना। हाँ, ये 5 पॉइंट बता दें। ये 5 सिचुएशन है बस ऐसी, जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होते हैं? अनलॉफुल। यानी कि उसने हर तरह की अनलॉफुल चीज को इन 5 पॉइंट्स में जम कर दिया है। कुछ भी अनलॉफुल करोगे इन 5 में से ही कुछ होगा, याद रखोगे। लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा, वो पता पेपर में क्या पूछेगा? वो कहेगा अच्छा बताओ कंसिडरेशन कब अनलॉफुल होती है, कंसिडरेशन कब अनलॉफुल होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ऐसा टॉपिक तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। ऐसे ही है ना, पीछे कंसिडरेशन अनलॉफुल का टॉपिक तो कोई था ही नहीं, ये मामला यहां पे खत्म हो जाएगा। बेटा यहीं पे लफ्ज क्या लिखा हुआ, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कंसिडरेशन हो, ये कब लॉफुल होंगे? ये 5 पॉइंट है, सॉरी अनलॉफुल होंगे ये 5 पॉइंट, माजरत। ये कब अनलॉफुल होंगे? ये 5 पॉइंट। अगर वो पेपर में दोनों पूछ ले तब भी ये 5 पॉइंट। अगर ये पूछे बताओ ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होगा, तब भी ये 5 पॉइंट। अगर पूछे कंसिडरेशन कब अनलॉफुल होगी, तब भी ये 5 पॉइंट। लेकिन फिर वो एक और छक्का मारेगा, वो ये कहेगा बताओ ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होता है या कंसिडरेशन कब लॉफुल होती है। यही लिखेंगे, हम यही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल ही होती है अगर ये चीजें ना आए, याद रखो। और अगर ये पूछ ले ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल कब होती है, हम कहेंगे अनलॉफुल होगी जब ये हो। और कब लॉफुल होती है? लॉफुल ही होती है अगर ये ना आए। याद रखोगे ना इस बात? परेशान तो नहीं होगे उस वक्त? राणे ने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। अगली दफा रिपीट में राणे के पास नहीं आना, इंशाल्लाह रिपीट की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन उनकी आ सकती है जो क्लास में आए नहीं। हाँ, नहीं नहीं, बदवा नहीं देनी, वो अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं। जो आते ही नहीं, मैंने कहा कि जो आते नहीं, वो तो आज छुट्टी की है ना उन्होंने, तो आते ही नहीं। उनकी बात है, जिन्होंने माँ बाप का पैसा यहाँ पे लगा दिया, एडमिशन करवा दिया, ऑनलाइन अच्छी खासी तादाद है, लेकिन सब रिकॉर्डेड मोड है। उनको पता कि इस टाइम पे क्लास होती है, आए लाइव पढ़ ले। नहीं, वो शाम को अगर लेक्चर कोई थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा होता ना, साथ ही मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, अभी तक अपलोड नहीं हो। इसका मतलब रिकॉर्डेड मोड पे है, वो भी सारे नहीं है। कोई एक आधा ही होगा जो साथ साथ पढ़ रहा हो। तो खैर मेरे बच्चे, ये रिजल्ट जो परसों आ रहा है तो उसमें लग पता जाता है। 6 महीने जिन्होंने बर्बाद किए किए होते हैं मेरे बच्चे, जाहिर बात है कि अल्लाह माफ करे, रिजल्ट उसी का खराब आता है जिसकी तैयारी खराब। आई कैब किसी से नाइंसाफी नहीं करती, लेकिन बहरहाल फिर दुआओं से थोड़ी सी उम्मीदें बन जाती हैं, लेकिन बहरहाल खाली दुआओं से काम नहीं चलता। वापस आओ मेरे बच्चे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे बस। लेकिन क्यों करे अल्लाह ताला? हैं? इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करे। इंसान ने कोशिश भी ना की और हम ये कहें कि अल्लाह ताला पास करे, क्यों करे? हैं? आप परेशान हुए ना इस बात को लेके, सर ये क्या क्या कह दिया, अल्लाह ताला क्यों पास करे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने कभी पढ़ा ही नहीं, क्यों करें अल्लाह ताला पास उसको? सर मिरेकल मिरेकल। ये भी तो सोचते ना सर, हैं? अक्सर आपको आके बड़े सारे बताएंगे यार मैंने 4 दिन पढ़ा पास हो गया, ये बकवास कर रहे होते। उन्हें 4 4 दिन को नहीं पढ़ा होता मेरे बच्चे, सिर्फ अपनी अकल जरा थोड़ी सी बढ़ा के आपको दिखाना चाह रहे थे मैं बड़ा ज़हीन हूँ।
इसे बड़ी मेहनत की होती। तो इन लोगों की बातों में कभी नहीं आना, मैं आया हुआ हूँ। एक दोस्त कहता है यार अकाउंटिंग का तो रौला ही कौन नहीं। जाके 4 एंट्रियां पास करो, बंदा पास हो जाता है। लो भैया, मैं इकोनॉमिक्स और लॉ ही सारा दिन बैठा पड़ता रहता था, अकाउंटिंग नहीं मैंने कभी की, सवाल नहीं कभी मैंने किया। मैं कहा 4 एंट्रियां पास करेंगे पास हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब कि मेरे बच्चे इस तरह कभी नहीं सोचे। खैर वापस आए। नहीं, कब पास हुआ? जिंदगी का पहला फेलियर देखा था, जिंदगी का पहला फेलियर स्टडी के लिहाज से, मॉड्यूल बी में धड़ाधड़ अच्छी उसमें वो करके अपनी अपनी तहसील को टॉप करके सीए में आए। उसमें वो की इंटर किया, इंटर के बाद सीए में मॉड्यूल ए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। रिटर्न हुआ करता था, हैवी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर उस वक्त। तो उसके बाद मॉड्यूल बी में आए तो पहला फेलियर देखा। तो खैर है, और मैं कमाल था मेरे बच्चे, सही बात है, कमाल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके फौरन बाद मस्जिद में, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट ऐसे नहीं ना आते थे फौरन, इंटरनेट इस तरह का नहीं होता था। जब तक पता चला उस वक्त तक जोहर का टाइम तकरीबन करीब पहुंच चुका था। तो जैसे रिजल्ट आया उसके बाद मस्जिद में, उन्हें अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला सबसे बड़ी चीज़ मेरे बच्चे तंदुरुस्ती होती है। अगर ये हो ना तो ये चीज़ें, ये दुनिया की इन चीज़ों की कोई फेलियर फूलियर मेरे बच्चे कोई मैटर नहीं करती। तो उनसे पूछें जो खुदा न खासा जो जो बीमार हैं या कुछ इस तरह का मामला, तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। खैर वापस है। तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल ही होते हैं अगर ये 5 सबसे पहले इट इज फॉर्मेटेड बाय लॉ, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट और ऐसी कंसिडरेशन हो जो कानूनी तौर पे मना हो। यानी कि अगर कोई चीज खरीदना बेचना, जस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान में अगर लैपटॉप्स की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगा दे और आप खरीदना भी यही चाहते हैं, तो ये क्या है? ये अनलॉफुल है, क्योंकि ये क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है। अच्छा, बात का क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जिलाबंदियां कर देती है कुछ चीजों, जैसे अभी गंदम की फसल आ रही है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर दे, गंदम के ऊपर जिलाबंदी कर दे। जिलाबंदी क्या है कि एक जिले से दूसरे जिले में गंदम नहीं जाएगी, हर जिला अपनी अपनी गंदम अपने जिले में ही रखे। अगर दूसरे जिले का बंदा किसी से कांटेक्ट कर ले दूसरे जिले में कि तू मुझे गंदम सप्लाई करेगा, है यहाँ पे मकसद ही क्या है? अल्लाह। क्यों? फॉर्बिडन लॉ, कानून ने मना किया हुआ, याद रखेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल ही क्या है? फॉर्बिडन बाय, जो चीज मना कर दे कानून, अगर उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वहां पे मेरा मकसद ही अनलॉफुल है। और ये कितनी चीजें पाकिस्तान के अंदर, जितनी गैर कानूनी चीजें हैं वो सब फॉरबिडन बाय लॉ। पाकिस्तान में जितनी भी वो चीजें गैर कानूनी है वो क्या है? फॉरबिडन बाय, जैसे अल्लाह माफ करे किसी का कत्ल करवाना, चोरी करना, डकैती करना, ये सारी क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने मना किया हो। तो जहां जहां पे भी कोई गैर कानूनी काम हो वो एक्चुअली क्या है? फॉरबिडन लॉ। कानून ने मना किया होता है ना, ये काम ना करना, कानून ने मना किया हो। तो हम वो काम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एक्चुअली वो क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, याद रखेंगे। नहीं ना समझ आई इस बात? जितने गैर कानूनी काम है पाकिस्तान के अंदर जिस पर कानून ने मना कर दिया या इलीगल है, वो सारे के सारे क्या हैं? फॉर्मिडेबल है। तो बोलना शुरू कर दूंगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। नेक्स्ट देखो, इज ऑफ सच ए नेचर, अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, साथ लफ्ज ये पढ़ना है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन, चाहे लफ्ज देखो एक के लिए है, जब इसको नीचे पढ़ रहे हो ना और बीच में रखें, ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन, और मतलब या वाला, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अच्छा, बात का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होते, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होते, लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो वो इस नेचर के होते हैं कि उससे कोई और कानून की जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं, कानूनी तौर पे वो लॉ है, लेकिन हो सकता है कि लॉ की कोई और प्रोविजन डिफीट हो जाए, वो भी अनलॉफुल होता है। पहले इसकी एग्जांपल लीजिएगा। अभी भी है वैसे, कभी शहबाज शरीफ ने, जब ये 18 से पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तो इसने बड़ी जबरदस्त वहां पे हुकूमत जा रही थी नवाज शरीफ के, उस वक्त कमाल था, जिसको एस्टेब्लिशमेंट को हजम नहीं हुई और इमरान खान के जरिए वो हुकूमत के साथ वो सारी छेड़खानी की। उस वक्त का उस जैसा दौर ना कभी आना नहीं पाकिस्तान के अंदर, फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा, चाहे इमरान खान 100 दफा आ जाए, जो 2018 से पहले था नवाज शरीफ के दौर। मादत के साथ आप अजीब बात लग रही होगी ना आप कि सर ये क्या है। देखो, हम मजलूमों के साथ होते हैं मेरे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली। जिसने जो गलत किया हो, जारी बात है कि कम से कम जिस वक्त दौर में भी हो आप गलत को गलत कहते रहे। अभी जो हुआ उस वक्त इमरान खान ने गलत किया, उनके साथ मिलकर इसकी हुकूमत कराई। अब इन्होंने उनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत कराई, कर तो दोनों गलत रहे।
उस वक्त मेरे बच्चे हम नवाज शरीफ के साथ थे, हैं? जब इसने, अब नवाज शरीफ ने उसकी हुकूमत गई, अब हम किसके साथ हैं? अब इमरान खान के साथ हैं। तो ये आप जिसके साथ मर्जी हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। लो बेटा, तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि जब आप होटलों में, पेट्रोल पंप पर या किसी जगह से कोई चीज कंज्यूम करते हैं, या पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल लिया, होटल से खाना खाया, तो आप उनसे पक्की रसीदें लिया। उससे होता क्या था, ये लोग टैक्स अवेजेंस करते हैं, अपनी कोई जो सेल्स होती है ना उसको दिखाते ही नहीं। आपको पता है ना, एक टैक्स अवॉइडेंस होती है, एक एवेजेंस होती है, तो ये टैक्स अवेजेंस करते हैं, जो फ्रॉड होता है। अब हुआ क्या, ये मान लो कि मिस्टर ए किसी रेस्टोरेंट में गया, इसने जाके वहां से खाना खाया, इसने वेटर को कहा कि भाई बिल ला दे। जब वो बिल लेकर आया तो उसने एक चीज इससे रिक्वेस्ट की, इसने कहा कि सर हम आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। क्या ऑफर की उस वेटर ने? हम आपको 10% इस खाने पे डिस्काउंट दे देते हैं। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान में कोई डिस्काउंट लेना देना किसी चीज के ऊपर मना है? कोई लॉफुल है? तो वो तो डिस्काउंट अगर ले रहा तो इट्स ओके। अगर वो मान जाता है ठीक है मुझे डिस्काउंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो अच्छी बात है, अगर आप मुझे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मेरे बच्चे, नेक्स्ट उसमें उसकी डिमांड क्या थी, मकसद क्या था, कि हमसे वो पक्की रसीद ना बनाओ, रसीद हम आपको कच्ची ही देंगे, लेकिन हम क्या कर देते हैं, आपको साथ 10% डिस्काउंट देते हैं। देखो, डिस्काउंट लेना देना मना नहीं था, लेकिन अब इस तरह का डिस्काउंट लेने से लॉ की वो दूसरी परमिशन डिफीट हो रही थी, जिसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपने क्या करनी है, पक्की रसीद लेनी है। याद रखोगे? तो बात मेरे बच्चे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे लॉ की कोई और प्रोविजन डिफीट हो रही होती है, यानी कि कोई और कानून हम तोड़ रहे होते हैं। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हो या कंसिडरेशन हो जिससे कोई और कानून टूट रहा हो, तो वो भी मेरे बच्चे क्या होता है, अल्लाह। कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा आप ताकि ये समझ आ जाए। याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मकसद ही फ्रॉड हो, और फ्रॉड हमें थोड़ा सा वैसे पढ़ा है, आगे जाके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर पूरा तो नहीं, एक पूरा टॉपिक बनाएंगे चैप्टर 4 के अंदर। फ्रॉड क्या होता है बोला? जानबूझ के किसी को धोखा देना। तो 5 तरह के एक्ट फ्रॉड कहलाते हैं। दुनिया में जितने आपने फ्रॉड किए होंगे ना, मेरे पास ले आइएगा, वो 5 में से ही फिट हो जाएंगे। यानी कि कभी आपने क्या फ्रॉड करना, आपके साथ होंगे ही। जब जब आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ होगा मुझे बताइएगा, उन 5 में से कोई एक होगा। तो 5 तरह के काम हैं जो फ्रॉड कहलाते हैं, सदर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जब कोई बंदा फ्रॉड कर रहा हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा ही क्या होते हैं, अनलॉफुल। जब मकसद ही फ्रॉड है तो उसमें मेरे बच्चे, फ्रॉड खुद एक अनलॉफुल चीज है, पाकिस्तान में ये इलीगल भी है। नेक्स्ट देखो, अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसा हो, इट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द, यानी कि अगर किसी इंसान या उसकी जान को नुकसान पहुंचाना। अब मेरे बच्चे यहां पे जरा देखिएगा, अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये भी इंजरी की मद में ही आएगा, और ये क्या होगा, अनलॉफुल। कि अगर मकसद क्या हो, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना जिस्मानी तौर पे, अगर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये भी किस में आएगा, इंजरी में। क्या आपने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया। दोबारा देखो, अगर किसी की कोई, जैसे आजकल अल्लाह माफ करे, अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे बेगैरत लोग भी होते हैं कि लोग बेचारे, गंदम पकी हुई है और आग लगा देते हैं। किसी को बर्बाद करना तो कितना आसान है, किसी को, बच्चे को भेज दो, किसी को बस थोड़ी सी वो हल्की सी चिंगारी, और वो सब तबाह हो जाता। तो जो बंदा ये हरकत कर रहा होगा, तो सोचें क्या वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, उस इंसान को तो नहीं नुकसान पहुंचाया, ये तो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, वो सेम ही है। इंजरी टू द पर्सन कब होती है, जब आप उस इंसान को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हो, या उसकी प्रॉपर्टी को, या उस इंसान को रूहानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हो, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हो, उसको बेइज्जत कर रहे हो। देखो, दुनिया पर हम आगे, ईमान के बाद हमारे पास 3 ही चीजें हैं, जान, माल और इज्जत। इसके अलावा चौथी तो कोई नहीं। तो जो बंदा हमारी जान, माल, इज्जत को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा हो, वो इंजरी टू द पर्सन कहलाती है। ये पक्का दिमाग में रखना, बहुत दफा पूछा हुआ है कि आपने, ये कल जब करेंगे ना इंशाल्लाह मंडे को, वेडनेसडे को, इसके पास पेपर, तो फिर आपको पता चलेगा। वो पूछेगा इंजरी टू द पर्सन में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, 3। उस इंसान को नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, या उसको ये क्या इस तरह कह लो, उसको डिफेम करना। याद रखें। अभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई, मैं भी देख रहा था, कोई 15-20 मिनट होते हैं बीच में, किसी फर्म के बारे में, कोई कोई हमारी बेटी कोई किसी फर्म में कोई इंटरव्यू देने के लिए गई, तो उसका वो एक इंसिडेंट लिखा हुआ। वो वैसे निकाब पहनती थी, लेकिन उसने कहा कि मैंने कहा कि जरा निकाब नहीं तो मैं वो ये मास्क लगा लेती हूँ। वो मास्क लगा के गई, तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर था उन्होंने कहा कि मास्क उतारो। उसने कहा कि मैंने तो नहीं उतारना। तो उसने उसको कहा कि निकल जा फिर यहाँ से।
तो ऐसे ऐसे हैवान लोग भी होते हैं समटाइम। तो कहने का मतलब कि सिर्फ ये देखें, वैसे मैं बता रहा हूँ, अब लोग उस फर्म के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे, उसको टका के वो करेंगे, अब वो आएगा, वो कहेगा देखो मुझे डिफेम कर रहे हैं। तो खैर फिलहाल तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह के मामला हैं, यहाँ पे कोई बंदा बड़ी जल्दी डिफेम हो जाता है। फिलहाल ये नई गवर्नमेंट के अंदर तो आपको पता है कि इनको जो बंदा हल्का सा दिल में भी गाली निकाले वो डिफेम हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये डिफेम नहीं, किसी गंदे इंसान की गंदगी को बाहर बताना ये डिफेम नहीं है। अगर मैं बुरा हूं बताएं लोगों को, ताकि लोग मेरे शर से बचें। याद रखोगे, अगर कोई इंसान बुरा हो उसकी बुराई के बारे में लोगों को बताएं। ये कोई मेरे बच्चे इस तरह के, देखो पर्दा रखना है, वो भी एक नेकी है, लेकिन एक बंदा जो पब्लिक से डील कर रहा हो है, अगर आप उस बंदे का इस तरह का पर्दा रख रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मैं टीचर हूं, ए टीचर शुड लुक लाइक टू बी ए टीचर। उस्ताद है, उस्तादों वाली हरकतें करें। अगर मेरे अंदर उस्तादों वाली हरकतें ना हो तो लोगों को बताओ कि राणा साहब के पास ना जाइएगा पढ़ने के। मैं जनरल कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं आप। तो ये इंसान पढ़ा लिखा होना इस बात की गारंटी नहीं कि इंसान का बच्चा भी है। तो इसलिए मेरे बच्चे, खैर सिर्फ समझा रहा हूं कि वो शायद ये कहेगा कि डिफेम कर रहे हैं फर्म को, ये सोशल मीडिया पे तो तेरी हरकत क्या थी है? अगर तो ये है और होगा, जाहिर बात है, अगर कोई बंदा इस तरह आगे बता रहा है, वो अपनी तरफ से कोई कहानी तो नहीं लिखेगा। खैर वापस है, अगर वो पूछते पेपर के अंदर बताओ कि ये इंजरी टू द पर्सन क्या होती है बोला, इसमें 3 चीजें शामिल होती। कौन कौन सी 3 चीजें शामिल होंगी? इंसान को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, और उसको डिफेम करना। ये तीनों क्या कहलाते हैं? इंजरी टू द पर्सन। याद रखोगे मेरे बच्चों? ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, आखिरी क्या है? द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसमें 2 अल्फाज है, इसमें 5वें पॉइंट के अंदर खुद 2 अल्फाज है। अच्छा, एक है इमोरल, एक है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि इन दोनों में हल्का सा फर्क भी है। अगर देखो और लिखा हुआ ना बीच में, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनमें हल्का सा फर्क है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इमोरल के अंदर। अच्छा, इमोरल तो अल्फाज मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं, एक जिसको कहते हैं कोई, हाँ, गैर अखलाकी, बेतहाशा चीजें, उसकी एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं। अब अगली बात आ जाती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें जरा देखिए, कुछ चीजें शायद वो इतनी गैर अखलाकी ना हो, लेकिन लोग उसको मुनासिब नहीं समझते। उसको क्या कहते हैं? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे कोई बंदा किसी को कह रहा हो कि तूने पढ़ना ही नहीं, एक आपके साथ कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहा हो जिसमें आपकी पढ़ाई के ऊपर वो मना कर रहा हो कि मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, तूने जिंदगी में कभी पढ़ना नहीं। कोई गैर अखलाकी तो नहीं, लेकिन ये कहीं देखा जाए, ये कोई देखा ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मैंने आपको बताया, वो ऐसा जो इंसानों को मुनासिब ना लग रहा हो, यार ये क्या है, ये आप कैसी बात कर रहे हो। तो गैर अखलाकी नहीं, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट करना मना है। पढ़ेंगे आगे जाके, कोई बंदा आपको बुनियादी हकूक से महरूम नहीं कर सकता। अगर इस तरह के बुनियादी हकूक से महरूम करने की कोशिश कर रहा हो, वो अपोज टू पब्लिक कंसीडर होता है, और ये वैसे ही अनलॉफुल होता है, और वो वैलिड होता ही नहीं इस तरह का एग्रीमेंट। याद रखोगे, जैसे आप कोई कारोबार नहीं करेंगे, गैर अखलाकी नहीं है, लेकिन क्या समझा जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद रखेंगे इस तरह की बात। या बात का इस तरह की एग्जाम्पल भी है, अभी आप देखेंगे उसको, सवाल भी आया हुआ आई कैप कि एक मिस्टर ए मिस बी को कह रहा है कि आप अपने हस्बैंड से तलाक लें और मुझसे शादी कर लें, मैं आपको इतना पे करता हूँ, आप अपने हस्बैंड से तलाक लें और मुझसे शादी कर लें। अब ये गैर अखलाकी तो नहीं, लेकिन क्या समझा जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस तरह की हरकत कर। याद रखोगे, गैर अखलाकी वही है जो चीजें आपके दिमाग में है, तो आपको पता कि ये चीजें गैर अखलाकी। लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है? कि जिसको लोग मुनासिब ना समझें, हैं, अगरचे वो उस तरह गैर अखलाकी नहीं, लेकिन लोग उसको मुनासिब ही ना समझें। याद रखोगे, जैसे रिश्वत लेना ही शायद गैर अखलाकी तो नहीं है, पैसे ही आ रहे हैं ना किसी के पास, किसी का काम हो रहा है और किसी के पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्या समझा जाता है? अपोज टू, लोग मुनासिब नहीं समझते, इससे किसी का ना किसी का हक मारा जाता है। याद रखोगे, तो सिर्फ थोड़ा सा आपको बताया, इन दोनों में हल्का सा फर्क भी है, किसमें वाला? इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर। लो बेटा, जब भी आप पढ़ क्या रहे? अच्छा, कभी जब ये क्लास शुरू होने लगी थी, कभी शायद मैंने उस वक्त आपको यूट्यूब के लेक्चर्स के बारे में बताने, मैंने ये कहा था कि चलो मैं बताता हूँ आपको हलाल या हराम के बारे में थोड़ा सा। तो फिर बाद में मुझे वो शायद वो उस दिन ओरिएंटेशन में बाकी बातें डिस्कस होती हुई, तो वो डिस्कस ही नहीं हो सका उस मामले को शायद, क्योंकि मैं लॉ पढ़ाता हूँ ना मेरे बच्चों। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है गैर शरई है ना, वो मोस्टली मेरे बच्चे किसी हद तक गैर कानूनी भी है, किसी हद तक।
अक्सर जो चीजें गैर शरई हैं वो क्या है, गैर कानूनी भी है। और हमारे मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी काम होता है ना, उसकी निशानी क्या होती है? अगर कोई बंदा गैर कानूनी काम कर रहा हो ना, गैर कानूनी काम कर रहा हो, देखो जो चीज गैर अखलाकी होगी, जो इमोरल होगी, जो गैर शरई होगी, किसी हद तक जहां पे बड़ी वो खराब इस तरह की चीजें, कानून ने उसको मना भी किया हो और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। सिर्फ समझा रहा हूं। अब एक बंदे ने यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड कर दिया और एक बंदा उन यूट्यूब के लेक्चर्स को देख रहा है। जो यूट्यूब, अब अगर कोई बंदा किसी ऐसे बंदे पर केस करने जा रहा हो कि देखें सर ये यूट्यूब के लेक्चर देखता है, इसके ऊपर केस कर दें, वो कहेगा यार ये कौन सा केस होता है? ऐसा तो कोई नहीं। हाँ, अगर एक बंदा किसी के लेक्चर चोरी करके यूट्यूब पर अपलोड करके अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ कानूनी एक तालबे इल्म होने के नाते वैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि जो बंदा एक चैनल बना के इस तरह के किसी के लेक्चर चोरी करके उसको चैनल पे अपलोड करके बेच रहा है, उसको वो कर रहा है या अपने मोनेटाइज करके वहां से कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई बनती भी है। तो शायद वो गैर अखलाकी हरकत भी कर रहा है, वो सारा कुछ है उसके अंदर। लेकिन जो बेचारे देख रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी क्यों नहीं? इसका मतलब कोई इस तरह की हरकत वो कर भी नहीं रहे। बात समझ आ रही है? करके देख लो ना, थाने चले जाओ, देख लो कि दोनों पे केस करके देखे, इसका चैनल है, इसने लेक्चर चोरी करके अपलोड किए, ये देखता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वो तो फंसेगा चैनल वाला, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि हजारों बच्चे इस तरह के हैं जो ये यूट्यूब के लेक्चर देखते हैं। बेचारे सीए का बच्चा पहले डरा हो है, ऊपर से उसको बेचारे को हलाल हराम के चक्रों में और फीस, यानी कि उसका सत्यानाश कर दो बेचारे का दिमागी तौर। वो कहेगा मैंने तो सारा यही अल्लाह माफ कर हराम का ही किया है। तो गोली मारो इस बात को। तो अगर कहीं से कोई चीज इल्म मिल रहा हो, जहां से मिले हासिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है ना, अपने चैनल खोल खोल के लोगों के लेक्चर ना बेचो, ये जुल्म करते हैं। उनको भी समझाएं पहले नंबर, उनको भी अकल आनी चाहिए है कि किसी को नुकसान कर रहे हो, किसी का तो बड़ी किसी ने मेहनत की है। लेकिन अगर कोई चीज अवेलेबल है, इट्स ओके। समझा रहा हूँ, देखो मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कानून, एक कानूनी तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी। हाँ, वो जो चैनल खोल के बैठा है, जो अक्सर आपको व्हाट्सएप करते हैं, ये चैनल मेरे पास लेक्चर अवेलेबल है फलाना, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और कई कॉलेजेस के लेक्चर आपको मिलेंगे नहीं। क्यों? अगर कोई भी बंदा कभी किसी को इस तरह का पता चल जाता है ना, लेक्चर कोई बेच रहा होता है, उसका नंबर, तो फौरन उसको कह देता है भाई तैयार हो जाता, माफिया मांगता है उनसे, उनके लेक्चर्स को हाथ में नहीं लगा। तो जिनको लग रहा होता है कि माशाल्लाह हमने भी अपना बहुत सारा चीजें चोरी करके काम कर रहे हैं, उनके आगे चोरी हो भी रहे हो, तो फिर क्या करें? सारे नहीं तो खैर गोली मारो, ये इनके आपस के मामला है। सर मैं आपकी तरह थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई नहीं है तो इसका मतलब गैर कानूनी नहीं, तो पीछे भी मामला इतने सख्त नहीं है, तो देख लिया करो, कोई दिक्कत। ले बेटा नेक्स्ट दोबारा हम पढ़ के रहे हैं मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों का लॉफुल होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होता है, कब अनलॉफुल होगा, कंसिडरेशन कब लॉफुल होगी, कब अनलॉफुल होगी, जब दोनों कब लॉफुल अनलॉफुल होंगे। 5 ही पॉइंट है और पांचों की एक एक दफा तो हमने एक एक दो दो एग्जांपल देख भी ली, अब मजीद जरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? फॉरबिडन बाय लॉ। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऐसा हो जो कानूनी तौर पे मना हो। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये मिस्टर ए इस बैंक में चोरी कर रहा था। जब ये चोरी कर रहा था, वो पैसे निकाल रहा था बैंक से दीवार तोड़ के, तो कहीं दूर खड़ा हुआ मिस्टर बी, उसने इसको देख लिया। इसने देखा कि भाई मिस्टर बी ने तो मुझे देख लिया है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी से जाके पूछा भाई क्या देखा तूने? उसने कहा कि मैंने देखा तूने बैंक से चोरी की है, पैसे निकाले। कहता अच्छा। अच्छा, मिस्टर ए ने क्या किया, इन पैसों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा किया मिस्टर बी की तरफ। कहता अब बता तूने क्या देखा? कहता कुछ भी नहीं, मैं तो टायर बदल रहा था गाड़ी को, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब देखो कानून क्या कहता है। कानून कहता है कि जब कोई बंदा गैर कानूनी काम करे ना, कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो, उसके खिलाफ जाके अदालत में गवाही दे ताकि उस गलत काम करने वाले को सजा मिले। हाँ ये है कि जो यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करते हैं, अगर आपको पता हो उनके बारे में गवाही दो कि हाँ ये बंदा वाकई इस तरह का है। खैर, तो हुआ क्या, कानून क्या कहता है? अगर कोई बंदा गैर कानूनी काम कर रहा हो, उसकी उसके गैर कानूनी काम की अदालत में जाके गवाही दो, यानी कि उसके शहादती बनो ताकि उस बंदे को सजा दे। अगर कोई बंदा अपनी शहादत से पीछे हो रहा हो, कोई पैसे पूसे लेकर मुकर रहा हो, ये भी मेरे बच्चे फॉरबिडन बाय लॉ है, याद रखेंगे। तो इसकी ये हरकत जहां से उसने पैसे लेकर ये इस बात से मुकर गया कि इस बंदे ने चोरी की है कि नहीं, ये भी क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें फॉरबिडन बाय लॉ होती हैं। यानी कि इस तरह पैसे लेकर गवाही से मुकरना क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर कोई बंदा पैसे ले ले कि ठीक है मैं गवाही से मुकर जाता हूँ, और वो मुकरे ना और अदालत में चला जाए गवाही देने के लिए, और अगला बंदा अदालत में वो भी पहुंच जाए कि सर इसने तो मुझसे पैसे लिए हैं कि गवाही नहीं देगा,
तो फिर ये कैसे गवाही देने के लिए आ सकता है? तो अदालत वहां पे क्या कहेगी? वो जो आपका इसको पैसे देकर गवाही से रोकना था, वो एग्रीमेंट ही क्या था? वॉइड था, क्योंकि कंसिडरेशन ही क्या थी? अनलॉफुल। क्योंकि इस तरह आप किसी को गवाही से नहीं रोक सकते। याद रखोगे इस बात को। बेटा उसके बाद आगे जाके हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मना है। मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है हमारे सिलेबस में। हराम का माल कमा के हलाल का दिखाना, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। बात समझ आई थोड़ी बहुत? तो खैर जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरा टॉपिक तो फिर आपको समझ आ जाएगी चैप्टर नंबर 16 के अंदर। ले बेटा, ये रिश्वत लेना मेरे बच्चे जारी बात है, ये जहाँ पे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ये फॉर्मेट बाय लॉ भी है। कुछ चीजें ऐसी भी तो एक से ज्यादा उसमें जा रही है, जैसे कोई इमोरल है तो फॉर्मेट बाय लॉ भी है। तो बेटा नेक्स्ट जरा देखना, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब आपको सही से समझ आ जाएगी इसकी। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ था क्या कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी से, शायद वो तो वैलिड है लेकिन उससे कोई कानून की कोई और यानी कि कोई शिक वायलेट हो रही हो, यानी कि कोई और कानून टूट रहा हो, तो वो भी क्या होता है? वो भी अनलॉफुल हो। जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी को जाके कहा कि मिस्टर बी मुझे उधार दे दो। अब मुझे बताओ पाकिस्तान में क्या उधार लेना देना मना है? कोई गैर कानूनी है? कोई गैर कानूनी नहीं, ये तो लॉफुल है ना मेरे बच्चे, किसी को उधार देना। अच्छा मिस्टर बी ने गलती से उससे पूछ लिया था बताओ तूने लोन का करना क्या है? उसने कहा कि मैंने मिस्टर शर्मा से टमाटर मंगवाने हैं इंडिया से। मिस्टर शर्मा कहाँ पे रहता है? इंडिया। मैंने वहां से टमाटर मंगवाने हैं। अब मेरे बच्चे अज्यूम करो, और उस वक्त पाकिस्तान की खुदा ना खासा इंडिया से जंग लगी, लोन लेना देना मना नहीं था, लेकिन कानून कहता है कि इस तरह के मामले में कि जब कोई बंदा कोई वॉइड एग्रीमेंट करने जा रहा हो, वॉइड एग्रीमेंट था ना, या ये कह लें जिसको कानून ने मना किया हो, डिसक्वालिफाइड पर्सन है जिसे कॉन्ट्रैक्ट करने से वैसे ही मना कर रखा, तो लोन लेना देना मना नहीं था। लेकिन यहां पे अगर लोन देने से लॉ की दूसरी प्रोविजन डिफीट हो जाए, दूसरी प्रोविजन क्या है? जब जंग लगी हो आपने इंडिया के साथ, ना तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना है और ना ही किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह की सहूलतकारी करनी, तो आप शायद उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं उसको उधार देंगे। हाँ ये चीज हो सकती है अगर वो बंदा पूछे ही ना उससे कि मैंने लोन का करना क्या है, फिर जो मर्जी कर। ये याद रखिएगा, अगर मैं आपसे उधार लेता हूं, मैं कहता हूं मुझे उधार दे दो, तो कभी गलती ना करें किसी से पैसे देते हुए, और अगला अगला बंदा भी अगर पूरा सच्चा कि आपने पैसे का क्या करना है। अगर मैंने आपसे उधार मांगा और आपने पूछ लिया कि सर करना क्या, मैंने कहा जुआ खेलना, आपने उसके बावजूद मुझे उधार दे दिया, या मैंने चर्च पे नहीं है उसके बावजूद आपने मुझे उधार दे दिया, आप ये पैसे वापस नहीं ले सकते। हाँ अगर आपको नॉलेज ही ना हो इसने करना क्या है मेरे पैसे का, अगर उधार दे दो वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो ये पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद उधार दे दो, तो मेरे बच्चे आप उस जुर्म में बराबर के शरीक कंसिडर होते हैं, वो पैसा वापस नहीं ले सकते। लेकिन बहर वकील पूछता है और सारा उसको पता भी होता है क्या हुआ है, इतना खुल के नहीं, नो डाउट आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता होता ही है कि मेरे क्लाइंट ने क्या किया। लेकिन बहर और बात का तो कोई जाते शुरू यहां से करता है, मेरे तो बंदा मर गए, अब शुरू तो खैर लो दोबारा देखो, किसी को उधार लेना देना मना नहीं, लेकिन अगर आप किसी को उधार दे रहे हो और वो बंदा किसी ऐसे बंदे से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना वैसे ही मना हो, यानी कि ये जंग वाले मामले में, सिर्फ ये एलियन एनिमी की एग्जांपल दे रहा हूं, ये बच्चे के साथ एग्रीमेंट करने की उसकी नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं। चलें कोई समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं, आगे जाके इसी तरह की एग्जांपल हमने जुए के मामले में भी लेनी है। इसी तरह मान लें इसको ये वहां पे वो ना करना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार मांगा, क्या करना, उसने कहा कि मैंने जुआ खेलना है, जुआ खेलना, उधार लेना देना मना नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे अब ये पैसा कहां पे इस्तेमाल होना है? जुए में। तो लॉ की एक और प्रोविजन डिफीट हो रही है, ना तो जुआ खेलना है और ना ही उसमें किसी तरह की सहूलतकारी करनी है, तो आप सहूलतकारी कर रहे हो यहाँ पे उसको उधार दे, जब आपको पता भी था। याद रखोगे थोड़ी बहुत इस बात, आगे जब आएगा दोबारा कुछ एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको एक मेरे बच्चे और चीज देखिए, याद है हमने डिस्कस किया था कि इंस्टॉलमेंट बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही ना, डिस्क्वालिफाइड पर्सन में इंस्टॉलमेंट भी था। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए इंस्टॉलमेंट हुआ, इसकी प्रॉपर्टी उसकी नीलामी हो रही थी, तो हुआ क्या कि इसके घर की नीलामी थी संडे को। अब ये घर इसके पुरखों की निशानी थी, इसको लग रहा था कि भाई मेरा घर सेल होने जा रहा है, तो मैं तो रुल गया, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हुआ है मेरे बच्चे। इसने क्या किया, इसने एक बंदे मिस्टर बी को जो कि उसका दोस्त है उसको कहा कि ऐसा कर तू घर खरीद, लेकिन मेरे लिए खरीद तू रहा होगा, लेकिन एक्चुअली किसके लिए खरीद रहा होगा? मेरे लिए।
अब यहाँ पे मेरे बच्चे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ये शायद एजेंसी वाला ताल्लुक बनता है। एक बंदा कोई काम खुद ना कर रहा हो, वो किसी और से करवा रहा हो, उसका क्या होता है? एजेंट। और एक्चुअली वो काम किसका समझा जाता है? उसके प्रिंसिपल का। ये पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर 10 के अंदर। जो बंदा एजेंट अपॉइंट करता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और वो तो एजेंट है। और एजेंट जो भी करता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रिंसिपल। एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट भी किसके साथ होता है? प्रिंसिपल। अगर मैं अपने एजेंट के थ्रू किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ ना, उस बंदे का थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है? मेरे से। यानी कि अगर मैं अपने एजेंट के थ्रू आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एजेंट से नहीं होगा, किसके साथ होगा? मेरे साथ होगा। ये पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर जाकर। तो यहां पे बजाहिर मिस्टर ए ने अगर मिस्टर बी को कहा कि इस घर को खरीद, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं तो नहीं खरीद सकता, मुझे तो लॉ ने मना किया हुआ, लेकिन तू खरीद, मैं ले लूंगा बाद में तुझसे। अब यहां पे बजाहिर ये बंदा क्या कर रहा है? अपने एजेंट के जरिए घर खरीद रहा है। तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बजाहिर किसके साथ हो रहा है? ये मिस्टर ए के साथ। और उसको क्या है? मना है। देखो, घर खरीदना मना नहीं था, लेकिन इससे लॉ की दूसरी प्रोविजन डिफीट होगी, जहां पे एक इनसॉल्वेंट बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया हुआ। नहीं भी समझ आई कोई दिक्कत? बस आपने वो लाइन याद रखनी, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होंगे जो डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कि जिससे कानून की कोई और शिक अगर वो वायलेट हो रही है। याद रखोगे थोड़ा बहुत? लेबड़ा फ्रॉड फ्रॉड का तो हमने आगे बथेरा डिस्कस करना, ये तो पूरा आगे आना ही आना है, इसको रहने दो। लेबड़ा नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि 3 चीजों को नुकसान पहुंचाना इंजरी टू द पर्सन कहलाता है। उसकी प्रॉपर्टी को, उसको खुद को, या उसकी इज्जत को। अब मेरे से मिस्टर ए, चलो ये तो समझ आ गया इसको नुकसान पहुंचा। एक मिस्टर ए है बेचारा, बड़ा बाइज्जत, मान लो कि इसका नाम है कैदी नंबर 804। तो एक बंदे ने एक, वैसे ही एक बंदा है, उसका नाम है खाजेब खानजादा। और खाजेब खानजादा कह रहा हूं, खाजेब खानजादा उसका नाम है। किसी बंदे ने इसको पैसे दिए, खाजेब खानजादा को, ऐसा कर कैदी नंबर 804 के ऊपर ना इसको बदनाम कर, इसकी तलाक के ऊपर केस कर, इसके फलाने उसके केस कर, ये फलाने इसके इस चीज को उछाल, इसके ऊपर वो कर, प्रोग्राम कर, जो भी है। तो खाजेब खानजादा ने क्या किया? उसके ऊपर प्रोग्राम किया, आर्टिकल्स लिखे कुछ इस तरह का, किस मकसद के लिए? ताकि कैदी नंबर 804 को डिफेम कर सके। तो ये भी मेरे से क्या कहलाएगा? इंजरी टू द पर्सन कहलाएगा। यार रखो, इस तरह के आर्टिकल लिखवाना। तो अब कई दफा होता है ना, अक्सर सोशल मीडिया पे किसी बंदे या कॉलेज के बारे में कोई बातें होना शुरू हो जाती हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमें डिफेम करवाया जा रहा है किसी के थ्रू, ये करवा कोई और रहा है, किसी को पैसे दे के हमारे, इस तरह के मामला। हालांकि वो जेन्युइन बच्चे, आपको पता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, किसी का छोटा सा मामला वो बहुत बड़ा बना देते हैं। क्योंकि फिर हर बच्चे को लग रहा होता है उसके साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफी इन कॉलेजेस में कहीं हुई है, और उसके दुख में ना उसको अपना दुख नजर आ रहा, और वो भी उसके साथ खड़ा हो जाता। और लोगों को लगता है कि शायद ये ना ये कुछ करवा रहे हैं। अब जस्ट एग्जांपल, आई कैप की मीटिंग हो रही हो, इतनी बड़ी मीटिंग, ये 4-5 दिन पहले हुई कमेटी मीटिंग, और वहां पे हमारे जो कुछ कॉलेज के, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, वहां पे बैठ के शोर कर रहे हैं सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन ले, आई कैप सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन। तो भैया गोली मार, आप लोग वहां पे बाद में आके कहेंगे हमने डिस्क्वालीफाइड बच्चों के लिए बड़ा रौला डाला है वहां पे। और हैं भी वो कौन? मौजूद उस्ताद किराम, जो हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपना बता रहे होते हैं कि हम आपके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वही वहां पे बकवास, सॉरी, वहां पे रौला डाल रहे थे कि क्या करें, सोशल मीडिया के खिलाफ एक्शन ले आएगा। वो बच्चों का रोना नहीं रो रहे, वहां किस चीज का रोना रो रहे हैं? सोशल मीडिया का, क्योंकि उनकी हरकतें बताता है सोशल मीडिया। वो अरशद शरीफ शहीद क्या कहता था कि सोशल मीडिया एक आईना है, और इस आईने में अगर आपका चेहरा बदनुमा नजर आ रहा है, तो आईना ना तोड़े, अपना चेहरा सही कर लें, अपना किरदार सही कर लें। तो सोशल मीडिया मेरे बच्चे बड़ी हद तक आईना भी है। नो डाउट इसके नुकसान भी हैं, ये कुछ चीज़ों को एग्जेजरेट भी कर देता है और कुछ गलत भी है। लेकिन बहरहाल उस वक्त बड़ा दुख हुआ जब ये पता चला कि भाई आज की उस मीटिंग के अंदर आई कैप की यही डिस्कस होता रहा कि सोशल मीडिया पकड़े। मेरे आवाज बंद करते थे, और मुझे पता है मेरे बच्चे अलार्म पूरा क्यों मैंने बोला पूरे 9:45, 11:45 इसलिए मैंने बोला कि अलार्म चले। बस आखिरी बात मेरे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी।
अब इमोरल की तो वही बात जो पहले आपको बता दी। अब मान लो कि एक बंदा किसी को कहता है तूने खाना नहीं, नहाना नहीं, पीना नहीं, नौकरी नहीं करनी, अखबार नहीं पढ़ना, तूने सोना नहीं, ये क्या है? ये क्या समझा जाता है? ये मॉरल नहीं, बल्कि क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तूने कारोबार नहीं करना, तूने पढ़ना नहीं, तूने शादी नहीं करनी, ये मॉरल नहीं है। क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद रखोगे? और चलिए, अब ये तो मैंने अभी एग्जांपल दे दी थी कि तलाक लो और इससे शादी कर लो, तो इस तरह की हरकत करना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मुझे लग रहा था कि शायद ये चैप्टर नहीं नहीं मेरे बात होगी। अच्छा, एक और चीज देखिएगा। चलें, खैर क्या देख रहा हूँ, आपका कोई रिजल्ट है आप में से किसी का? चले, कुछ हैं बच्चे, कुछ चले, बेस्ट विशेष बेटा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां दे। तो रिजल्ट जो भी हो मेरे बच्चों, देखे, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस रिजल्ट की कोई औकात नहीं होती। सारी औकात आप लोगों की अपनी सेहत का ख्याल रखें, अल्लाह ताला से सेहत मांगे, तो इंशाल्लाह ये दुनिया के मामलात हैं। इसमें दुनिया की नाकामी ना तो नाकामी होती है, और दुनिया की कामयाबी ना ही उस तरह की हकीकी कोई कामयाबी होती है। तो इसलिए मेरे बच्चों, इन चीज़ों को इतना ना दिल पे लें कि खुदा ना खासा मैं अपनी सेहत खराब करने। मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज़ें हैं नो डाउट, मेहनत की आपने, सारा कुछ किया, क्योंकि सीए का बच्चा ये हो नहीं सकता मेहनत ना करे। कोई कमी बेशी हो तो मेरे बच्चे उसको इतना सर पे सवार नहीं करना कि अल्लाह माफ करे, हम अपनी सेहत और बाकी इस तरह के इश्यूज बना लें अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। तो अपनी सेहत का और अपने घर वालों का हमेशा ख्याल रखें, रिजल्ट जो भी हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा आपको, परेशान नहीं होना। चलें बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी वेडनेसडे को। मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, 1 मई की छुट्टी नहीं होगी। तो वेडनेसडे से ऑनवर्ड क्लासेस होंगी, तो 1 मई की यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, ना ही आप लोग मजदूर हो।